बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा मौजू है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले हमने क्लाइमेट को समझा ये क्या होता है। तो ये लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये वो इस तरह की चीज़ें थी। इसके बाद इसमें तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं, ये हमने पढ़ना शुरू किया कि इस क्लाइमेटिक कंडीशंस में न सिर्फ रीजन्स में बल्कि पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। और चेंज की वजूहात हमने पढ़ी, तो कुछ नेचुरल थे, कुछ आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक थे। और इन दोनों में फ़र्क यह था कि जो नेचुरल चेंजेस थे वो बहुत स्लो थे, इसलिए जानदारों को उसमें एडजस्ट होने का टाइम मिल रहा था। जबकि मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जो चेंजेस हैं वो फास्ट हैं, इसलिए जानदार मुतासिर हो रहे हैं। फिर हमने इन चेंजेस की वजह से, ख़ास तौर पर एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस की वजह से फ्लोरा पर क्या फ़र्क पड़ता है, खाना पर क्या फ़र्क पड़ता है और यहाँ क्या मसाइल हैं, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि सिर्फ ये मुतासिर नहीं हो रहे हैं बल्कि ओशंस भी मुतासिर हो रहे हैं। ओशन पानी के सबसे बड़े ज़ख़ीरे को कहा जाता है और हम इस तरह डिस्कस कर चुके थे कि दुनिया दरअसल पानी का एक स्फीयर है। इसमें खुश्की के कुछ टुकड़े हैं जिनको हम कंटिनेंट्स या सब कंटिनेंट्स कहते हैं, तो ये बाकी तो सारा पानी है। और दूसरी बात आपको ये भी बताया था कि इसमें इक्वेटर है, ट्रॉपिक्स हैं, सब ट्रॉपिक्स हैं और पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ का अलग एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम ये है कि इक्वेटोरियल रीजन में गर्म है निस्बतन पानी, और जो हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये पानी थोड़ा सा ठंडा होता चला जाता है। और एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम साउथ में ये फ्रोजन फॉर्म में है। अब क्लाइमेट चेंज का ये भी मुतासिर हो रहा है, ये पार्ट भी। तो इन्हीं असरात को हम देख रहे हैं और समंदर का पानी या समंदर का वजूद इस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी कुछ बातें हम आपसे शेयर कर रहे थे। इनमें से एक है एटलांटिक मेरीडायनल और टर्निंग सर्कुलेशन या AMOC। AMOC इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि मैंने आपसे कहा कि इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सारा साल सीज़न एक जैसा रहता है। और रूटीन ये है कि यहाँ से समंदर की सतह से गर्म वेव्स नॉर्थ पोल की तरफ भी जाती हैं, साउथ की तरफ भी, नॉर्थ की तरफ खास तौर पर ये जाके वहाँ पर पहुँचने के बाद ये उस ठंडे पानी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये ठंडे जो समंदर हैं वो सिंक का काम करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं और इसके नतीजे में पानी में एक करंट जनरेट होता है, इस तरह से सर्कुलेशन होती है। इस वक्त हुआ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, जो यहाँ से हीट वेव्स उस तरफ जा रही थी वो यहाँ जाकर डूबती हैं, तो इसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ है, इसलिए इस पानी को गर्म करती है। ये पानी हीट एब्जॉर्ब करता है, बेहतरीन हीट एब्जॉर्बर है ये। तो इसके करेक्ट एब्जॉर्प्शन की वजह से और वापस ना होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ का पानी गर्म होना शुरू हुआ है, सब ट्रॉपिक्स और पोल्स का भी, इस तरफ भी उस तरफ भी। इस एक्शन को, इस इफेक्ट को पहले मैं दोबारा रिपीट करूँ, पहले क्या हो रहा था, जो हल्की हीट वेव्स थी वो उधर जाके या डूब जाती थी या वापस टर्न होकर नीचे आती थी। लेकिन इस वक्त हीट वेव्स में इंटेंसिटी आ गई, शिद्दत आ गई, ज़्यादा गर्मी आ गई, जिसकी वजह से ये जाके उधर न सिर्फ डूबती हैं बल्कि वहाँ के पानी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ये वापस नहीं हो रही है। वापस नहीं होंगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। जब वहाँ का पोल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब इसका असर क्या होगा। एक तो ये पॉइंट था, असर देखना है। लेकिन दूसरी एक और मिसाल रिपीट हुई है, एल नीनो कहा जाता है, EL है सब में, एल नीनो और ला नीना। इन दोनों केसेस में हम पढ़ चुके थे, मैं रिपीट करता हूँ जस्ट 2 मिनट में, कि यहाँ पर ये यूरोप है और इस तरफ ये अमेरिका है। अमेरिकन कोस्ट से जो मेक्सिको है, अमेरिका से मुराद यहाँ पर पूरा कंटिनेंट है, यहाँ से हीट वेव्स उधर जाकर यूरोप से टकराकर फिर नीचे आती थी, तो पूरे इस साउदर्न हेमिस्फीयर को भी मुतासिर कर रही थी। कभी हीट वेव उस तरफ यानी समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं,
कभी ड्राई कोल्ड वेव्स खुशकी से समंदर की तरफ आती है और ये पूरे अर्थ के पैटर्न को चेंज करती है। कहीं पर खुशहाली हो जाती है इसकी वजह से, कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होने से फ्लडिंग होती है। इन दोनों इवेंट्स को ये नाम दिया था एल नीनो और ला नीना। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमने दो फिनोमेना का इशारा किया है। एक है AMOC, ये नया जनरेट हुआ है। ये पहले इस तरह से ही था, पहले तो ये हो रहा था कि ऊपर जाके वापस आ रही थी, अब ऊपर डूब के उसके टेम्परेचर को बढ़ा रही है, तो नया इफेक्ट पड़ा है। दूसरा जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो है हीट वेव्स का, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, अब इसमें शिद्दत आ गई है, जिसकी वजह से एक तरफ ड्राउट्स हैं तो दूसरी तरफ फ्लड्स हैं। जब इधर ड्राउट है तो उधर फ्लड्स हैं। तो यानी पैटर्न ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है और सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। अच्छा, अब इससे एक और काम हुआ है बहुत बड़ा। वो काम क्या हुआ है, यहाँ जो आइस थी पोलर रीजन में, ये आइस मेल्ट होना शुरू हुई है। आइस के मेल्टिंग होने के असरात हमारे लिए तो ये सरसरी है, क्या होगा सरसरी देखें तो, लेकिन इफेक्ट बहुत बड़े हैं। सबसे पहला असर क्या होगा, जरा तवज्जो करें। जब ये आइस फ्रेश वाटर है ना, पिघलने के बाद तो फ्रेश वाटर बनता है। समंदर का पानी नमकीन है, नमकीन पानी ज़्यादा भारी होता है और जो फ्रेश वाटर है वो हल्का होता है। तो होगा क्या, ये जब बर्फ पिघलेगी तो वो पिघला हुआ पानी इसी समंदर में शामिल होता जाएगा। इसी समंदर में शामिल होने से एक इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि ये पानी ज़्यादा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि यहाँ जो पानी पड़ा हुआ था वो मेरीन वाटर वाला था। मेरीन वाटर में 3% मिनरल्स हैं, 97% वाटर है। फ्रेश वाटर में क्या है, 99.35% वाटर है, 0.6% मिनरल्स हैं। अब ये पानी जब बर्फ पिघलेगी तो वो उस पानी में शामिल होता जाएगा और ये बड़े पैमाने पर होगा। तो यहाँ का पानी यानी मुकम्मल समंदरी तो नहीं रहेगा, उसके जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन थी वो चेंज हो जाएगी। जब मिनरल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी तो यहाँ जो लाइफ रहती थी, क्या वो इसको बर्दाश्त करेगी? देखें, आपने दो तरह के माहौल पहले पड़े हुए हैं, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। फ्रेश वाटर फिशेस, मेरीन फिशेस, दोनों अपने अपने माहौल में एडजस्ट कर हैं। अगर वहां से उनको चेंज करें तो वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये पानी डाइल्यूट हो रहा है, पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होने से यहाँ की लाइफ मुतासिर हो रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रही है, ये जो फ्रेश वाटर ताज़ा शामिल होता है, ये मेरीन से कम कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये ऊपर सतह पर फ्लोट करता है। यानी हो क्या रहा है, समंदर की सतह तकरीबन फ्रेश वाटर जैसी है और डेप्थ में मेरीन जैसा मसला है। तो क्लाइमेट यानी यहाँ का माहौल एकदम चेंज हो गया है। चेंज होने की वजह से जो यहाँ एलजी रहते थे, मसलन प्रोड्यूसर तो वो है, जो एलजी मेरीन वाटर के लिए सुटेबल थे या एडाप्टेड थे, वो अब फ्रेश वाटर वाली कंडीशंस पैदा होंगी तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो दूसरा इशू ये आ गया। तीसरा इशू ये है, ये बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि ये पानी जो ये 2% है, ये कम नहीं है पानी, फ्रोजन फॉर्म में 2% है। वो जब सूरज की रोशनी इधर आती थी तो उसको रिफ्लेक्ट करता था। रिफ्लेक्ट करने की वजह से और ढक के रखने की वजह से उस पानी के अंदर तक रोशनी जा ही नहीं रही थी। लेकिन जब ये यहाँ से हट जाएगा, हटना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, सूरज की रोशनी डायरेक्ट समंदर पर पड़ेगी। डायरेक्ट समंदर पर पड़ेगी तो समंदर का टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहना यह चाह रहा हूं बेटा, इस इवेंट की वजह से और ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ के पानी की सैलिनिटी भी कम हो रही है। सैलिनिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मिनरल्स, वो भी कम हो रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो कई फैक्टर जानदारों की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं और यहाँ दो फैक्टर एक साथ चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सैलिनिटी भी चेंज हो रही है। तो फिर क्या यहाँ जो लाइफ होगी वो मुतासिर नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो ये असरात इधर भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं। अच्छा, बोर्ड में हो तो ऐसा लगता है यहाँ से पिघला हुआ पानी नीचे आएगा, इधर वाला ऊपर तो नहीं जाएगा। हालांकि बोर्ड पे दुनिया ऐसे है ना, वरना तो ये एक तरह से
पानी चल सकता है, पानी यहाँ से उधर भी जा सकता है, उधर से इधर भी आ सकता है। तो जमीन पर रख के सोचें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक तो ये इवेंट हुआ जी, इधर खास तौर पर पोल्स को हमने टारगेट किया, और पोल को मुतासिर किसने किया? इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेटिक चेंज ने पोल को भी मुतासिर किया। अब आते हैं एक और फिनोमेना की तरफ, वो है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन ओशंस है, और इसमें एक इवेंट है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या हो रहा है, तवज्जो चाहूँगा। फिर वही दुनिया है ये, और इसमें ये खुश्की के टुकड़े हैं, कंटिनेंट्स हैं। इस समंदर के अंदर पीएच लेवल ड्रॉप हो रहा है। पहले आपको पीएच स्केल याद दिला दूं, 0 से शुरू होता है, 14 तक होता है, और 7 को हम न्यूट्रल कहते हैं। ये पानी की पीएच है, फ्रेश वाटर की पीएच है, या ओवरऑल। इस 7 से नीचे को एसिडिक कहते हैं, और 7 से ऊपर को बेसिक कहते हैं। एक छोटे से नुक्ते की खातिर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं इस वक्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एसिडिक वैल्यू है, जितनी वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिटी बढ़ जाएगी। नहीं समझे? 6 एसिडिक है लेकिन हल्का एसिडिक है। 5 वैल्यू तो कम है लेकिन मोर एसिडिक। 4 उससे भी ज्यादा एसिडिक। 0 सबसे हाईएस्ट एसिडिक कंडीशन है। मैं दोबारा रिपीट करूं कि जितनी वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां से ऊपर वैल्यू भी बढ़ रही है, बेसिसिटी भी बढ़ रही है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ ओशन एसिडिफिकेशन होती है, और उसकी वजह एक और, ये बुक की तरतीब पे मैं मजबूर हूं वरना मैं डायरेक्ट बताता। ओशंस को कहा जाता है कि कार्बन सिंक्स हैं। ये कार्बन सिंक का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डूब रही है या इसमें जज्ब हो रही है। अब यूं समझो, खुश्की पर तो हमने, इंसान जहां रहता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाने के असबाब हमने पैदा किए हैं। पहले याद दिला दूं, कार्बन डाइऑक्साइड सारे जानदार रिस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस करते हैं, और उसको यूज करने वाले प्लांट्स और एल्गी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कौन रहा है? कर रहा है ऑल लिविंग थिंग्स। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ। जहन में, ऑटोट्रॉफ की तादाद वैसे भी कम है, बाकी सारे तो, यानी मैं दोबारा बता दूं तो ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ सब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल सिर्फ ऑटोट्रॉफ कर रहे हैं, यानी ऑटोट्रॉफ कम है। दूसरी तरफ हमने क्या किया है? डिफॉरेस्टेशन करके उनको कम करना शुरू कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसके ऊपर जुल्म यह किया कि हमने मशीनें, गाड़ियां और तरह तरह की चीजों में फ्यूल जला के और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। तो मरे पे 100 दुर्रे के तल ये किया हमने। पहले नेचर ने एक बैलेंस कायम किया था कि सारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, ऑटोट्रॉफ उसको इस्तेमाल करेंगे। हमने ऑटोट्रॉफ को मार के कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम कर दी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने वालों की तादाद और बढ़ा दी। फ्यूल बर्निंग, मशीन, गाड़ियां वगैरह वगैरह। तो नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ी। उस बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड का एक बड़ा अमाउंट समंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम कह सकते हैं समंदर या ओशन इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहां ये नुक्ता डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन करने वाले 2 ग्रोह हैं, ऑटोट्रॉफ और ओशंस। ऑटोट्रॉफ उसको फोटोसिंथेसिस में यूज करते थे, जिनको हमने तादाद में कम कर दिया है, और समंदर उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। लेकिन समंदर को भी हमने छेड़छाड़ करके मुतासिर किया है। समंदर को अब हम कहें कि कार्बन का सिंक है। लेकिन एक और इश्यू है, जब कार्बन खालिस फॉर्म में तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में है,
ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है ये जरा तवज्जो से देखें। CO2 प्लस H2O ये पानी में रिएक्ट करने लगता है। CO2 प्लस H2O क्या था? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना। अब ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा? H2CO3 will be broken into HCO3 plus H plus ion। ये जब H plus इस तरह से प्रोड्यूस होगा तो क्या इस समंदर की एसिडिटी को बढ़ाएगा? नहीं। इस अमल को कहते हैं एसिडिफिकेशन। और हम ये जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू pH। यहाँ जितने भी जानदार इस समंदर में रहते होंगे, जब उनके इर्द गिर्द की pH वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या उनके एंजाइम काम कर सकेंगे? एंजाइम काम नहीं कर सके तो जानदारों में मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? ये हो गया एसिडिफिकेशन। अच्छा, दूसरा एक और इश्यू भी उठा है। सिर्फ ये एसिडिफिकेशन नहीं हुई है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि समंदरों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इक्वेटर में तो पहले से ज्यादा था, अब पोल्स में भी टेम्परेचर बढ़ने लगा। जब समंदर का पानी ज्यादा या पहले के मुकाबले में थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी कम होती है। तो ये किसकी वजह से? हमारी वजह से हुआ है। तो देखें हमने नादानी में कितना बड़ा खेल खेला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को दो गुरु यूज कर रहे थे, ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस में, और पानी उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। उधर से ऑटोट्रॉफ को मार के कार्बन डाइऑक्साइड के कंजम्पशन को हमने कम कर दिया, इधर समंदरों को गर्म करके उनकी एब्जॉर्प्शन की सलाहियत हमने कम कर दी। तो अब ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी दुनिया पर और एसिडिफिकेशन भी होगी। तो न सिर्फ हमने यानी इंसान ने लैंड के माहौल को नाकाबिल बर्दाश्त कर दिया है, बल्कि पानी के माहौल को भी मुतासिर किया है, हवा को भी मुतासिर किया है, और इन सब का जिम्मेदार इंसान है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हालांकि नेचुरल सोर्सेस भी थे, लेकिन वो बहुत स्लो थे। हमने इसको तेज कर दिया तो जानदारों को एडजस्ट होने का मौका नहीं मिला। इसलिए बहुत सारे जानदार इस वक्त दरबदरी का शिकार है, मसाइल का शिकार। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या हुआ था। कोई सवाल इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। देखिए, बुक पढ़ के परेशान नहीं होना है। आपने बुनियादी तौर पर दो नुक्तों को जहन में रखना है कि समंदर के पानी का टेम्परेचर बढ़ने से एक तो पोल्स में जो सैलिनिटी थी वो कम हो रही है, लेकिन ओवरऑल समंदर की एसिडिटी बढ़ रही है। तीसरा फर्क क्या आया है? उसका टेम्परेचर बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत में भी कमी आ गई है। यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ सी या ओशंस चेंज हो रहे हैं। जब चेंज हो रहे हैं तो उसका असर जानदारों पर भी पड़ेगा। ठीक हो गया बेटा? 1 मिनट में कर दूं। एक और बात समंदर से रिलेटेड ये याद रखना है कि जो इवेंट्स हमने अभी डिस्कस किए कि सैलिनिटी में फर्क आ रहा है, कार्बन के अब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ रहा है, एसिडिफिकेशन हो रही है, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये पूरी दुनिया के समुद्रों में इक्वली हो रहा है ये सब कुछ? ना, रीजनल वेरिएशंस हैं। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट मुतासिर हो रहा है? इक्वेटोरियल। जो हम नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ये असरात थोड़े से कम हैं। लेकिन एक और मसला है, ये जो पोल्स हैं इनको बहुत वुल्नरेबल एनवायरनमेंट करार दिया जाता है, और हो ये रहा है कि कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में है, ये गैस की शक्ल में है, और गैस या एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी खामी कह लें आप ये है जहां से ये ओरिजिनेट होती है उससे ज्यादा दूसरे इलाकों को मुतासिर करती है। नहीं समझे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमने बुखारी जला के जो धुआं यहां प्रोड्यूस किया है, इस धुएं से हम तो मुतासिर नहीं हो रहे,
क्योंकि धुएं को बाहर निकलने का रास्ता दिया हमने। मुतासिर कौन होंगे? आसपास के लोग। तो एयर पोल्यूशन की खूबी ये है कि चाहे ये इक्वेटोरियल रीजन से प्रोड्यूस हो रही हो, दुनिया की ज्यादातर आबादी इधर ही है, पोल्स में तो परमानेंट आबादियां ही नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन ये एयर पोल्यूशन है, इसलिए उधर जाकर ये भी मुतासिर कर रही है। तो पहला नुकता ये याद रखें अभी की इस डिस्कशन में कि सारे समंदर या सारे ओशंस एक जैसे असरात से मुतासिर नहीं हो रहे, वेरिएशंस हैं। दूसरा, एयर पोल्यूशन का ओरिजिन जहां है वहां से ज्यादा किसी और जगह पर जाकर वो पोल्यूशन असरअंदाज होती है। तो ये इफेक्ट इसीलिए पोल्स, हालांकि परमानेंट रेजिडेंशियल एरियाज नहीं है, इसके बावजूद पोल्स मुतासिर हो रहे हैं। किसकी वजह से? यहाँ जो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास के इंसान हैं, इनकी वजह से वो नॉर्थ और साउथ पोल ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पोल्स खुद कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ना वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना वहां से कोई और ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन दूसरों के गुनाहों की सजा वो भुगत रहे हैं। समझ आ गया बेटा?